देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और यहाँ पर है मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। मैग्नेटिज्म में जहां जहां चार्ज होगा वहां वहां हम लोग यूज करेंगे पोल स्ट्रेंथ। डिनोट करेंगे स्मॉल m से। ठीक है ना, यहां पर यूज करते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ है क्या? देखो, अगर हम एक मैग्नेट लें, एक पोल होगा नॉर्थ साउथ पोल, दूसरा पोल होगा नॉर्थ पोल। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? तो आप ये देखो, साउथ पोल की भी कुछ स्ट्रेंथ होगी, नॉर्थ पोल की भी कुछ स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेते थे -Q चार्ज और +Q चार्ज, ऐसे ही यहाँ पे लेंगे साउथ पोल यानी -M और नॉर्थ पोल यानी +M। ठीक है ना, और ये कहलाती है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पोल की ताकत, यहाँ तक क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां जहां हम लोग चार्ज का यूज कर रहे थे, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो पोल स्ट्रेंथ भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक बेटा बात क्लियर है? ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में चार्ज की जगह आप लोग यूज करना पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बाद देखो इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा और देखेंगे अभी। एक लो आप लोग यूज करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्ज बना लेते थे अलग से, लेकिन मैग्नेटिज्म में सिंगल नॉर्थ और सिंगल साउथ मिलता ही नहीं है, एक साथ दोनों मिलेंगे हमेशा। ठीक है ना, हम नॉर्थ और साउथ को कभी भी अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से। ठीक है ना, केवल एक हम इसको इमेज कर सकते हैं कि ये नॉर्थ या साउथ पोल है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखो, आप लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल कैसे बनाते थे? जब एक -Q चार्ज और एक +Q चार्ज एक दूसरे के बहुत पास पास रखे हों, कितनी डिस्टेंस पर रखे हों? 2L डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इसके मिडिल पॉइंट से L डिस्टेंस इस तरफ, मिडिल पॉइंट से L डिस्टेंस इस तरफ, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मैग्नेटिज्म में क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल, या इसी को हम कहते हैं मैग्नेट। ठीक है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के बहुत पास पास रखे हों, जनरली डिस्टेंस हम इसमें भी लेते हैं 2L। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की बीच की डिस्टेंस ले ली हमने 2L। ठीक है ना, अब आप ये देखो, इसको हम ऐसा मान सकते हैं, माइनस साउथ मतलब -M, नॉर्थ यानी +M। ठीक है ना, ये हो गया मैग्नेट, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। डायरेक्शन कहां से कहां होगी? -M से +M। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू क्या होता था? Q इंटू 2L। ठीक है ना, कूलाम इंटू मीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल ऐसे ही M इक्वल टू क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको कैसे डिफाइन करोगे? Q की जगह आप लिखोगे स्मॉल m इंटू 2L, ये कहलाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेट। ठीक है ना, मैग्नेट को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? M इक्वल टू M इंटू 2L। M इक्वल टू, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो ये भी कैसा बिहेव करता है? जी मैग्नेट। ठीक है ना, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट होता है M इक्वल टू NIA। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? इसकी यूनिट क्या होती है? I इंटू ए। ठीक है, I मतलब N की तो कोई यूनिट होगी नहीं, I मतलब एम्पियर, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो M की यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, M की जगह ये रख दो, एम्पियर एम्पियर मीटर स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, स्मॉल m की यूनिट हमें निकाल ली है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको m डैश लिखे दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, वरना कुछ लोग क्या करेंगे m से m कैंसिल कर दें। ठीक है ना,
एम डैश की यूनिट हमें फाइंड करनी है। एम डैश मतलब पोल स्ट्रेंथ और 2l मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, एम्पियर इंटू मीटर। बात समझ में आ रही, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ होगी एम्पियर इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, एरिया अराउंड एनी चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस्ड and any other charge can experience an attractive or repulsive force due to this charge is called electric field। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां तक उसका इन्फ्लुएंस हो और दूसरा चार्ज लाने पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को फील करे, ठीक है ना। और इसके जस्ट बाहर क्या होता था, इन्फिनिटी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बिल्कुल जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड में भी यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। एरिया अराउंड एनी मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना। हालांकि सिंगल पोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर ऐसा ले लें, अगर एक सिंगल पोल की कल्पना करें, उसके चारों ओर का एरिया जहां तक इसका इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, ये कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और फील्ड के जस्ट बाहर हमने आपको बताया था होता है इन्फिनिटी। इसके बाद हम लोग डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने पर जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करे वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, इस पर जो भी फोर्स अप्लाई हो वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम लोग डिनोट करते थे ई से, ठीक है ना। आपको फार्मूला मालूम था, F इक्वल टू होता है QE या E इक्वल टू F ओवर Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहां तक बेटा बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करते थे। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे, देखो यहां पर है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर लेना पड़ेगा यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पोल से ही डिफाइन होगा। तो आप कैसे कहोगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करते थे बी से, और बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर है एफ अपॉन क्यू, बी इक्वल टू आएगा एफ अपॉन एम। इससे फार्मूला आ जाएगा एफ इक्वल टू एम इंटू बी, ठीक है। यहाँ तक बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, अगर दो चार्ज, कैसे चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हों, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इन SI यूनिट K इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कहलाती है एब्सोलूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है, एयर और वैक्यूम, ठीक है। अब यही चीज हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिज्म में, ठीक है। अगर हमारे पास दो पोल हों M1 और M, इनकी पोल स्ट्रेंथ हो M1 M2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हों, ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। दोनों को मिला के लिखोगे तो ये हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। K की वैल्यू CGS यूनिट में होती है 1, जैसे यहाँ पे था, और K की वैल्यू SI यूनिट में होती है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो F इक्वल टू आ जाएगा
म्यू नॉट ओवर 4 पाई m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? म्यू नॉट क्या कहलाता है? म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं, हाँ बेटा, मैग्नेटिज्म में भी कूलम्ब्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इसको कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, मैग्नेटिज्म में भी कहते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और म्यू नॉट क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, एयर या वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम होगी, वैल्यू कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है ऐसा यूनिट पर 10⁻⁻⁷। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? इट इज ए सेंट्रल फोर्स, एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर में अप्लाई होगा, तो इसमें भी लिख सकते हो इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर में काम करेगा। दूसरा, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव था तो ये भी कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहलाते हैं? पाथ पर डिपेंड ना करें। ठीक है ना, रास्ते से कोई मतलब नहीं, कैसा भी रास्ता हो। ठीक है, एक बात और, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता था, मीडियम में फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आएगा एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फोर्स भी मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और मीडियम में क्या हो जाएगा? देखो, के की वैल्यू क्या थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो है एयर में। ठीक है, लेकिन अगर बीच में कोई मीडियम भरा हो, कैसा मीडियम? मैग्नेटिक मीडियम। ठीक है, F इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, साथ में आएगा म्यू आर। ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू आर क्या कहलाती है? यहां पर एप्सिलॉन आर को हम लोग कहते थे रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू आता है एप्सिलॉन। बिल्कुल ऐसे ही म्यू आर कहलाएगी एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और म्यू नॉट म्यू आर की वैल्यू आएगी म्यू। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लें, म्यू नॉट क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ये कहलाती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। These are electric lines of force. These are imaginary lines in electric field in which unit positive charge can move. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी लाइन है जिनके ऊपर +1 चार्ज चल सके, ये लाइनें क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या क्या होती थी? +1 चार्ज कहां से कहां जाएगा? प्लस से लेके माइनस तक। ठीक है, याद आ रहा है इतना? बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या कहोगे? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होंगी? दीज आर इमेजिनरी लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड इन विच यूनिट नॉर्थ पोल कैन मूव। ठीक है ना, जिनके ऊपर नॉर्थ पोल मूव कर जाए। ठीक है ना, अगर नॉर्थ पोल को आप रखो तो ये चला जाए। अब आप ये बताओ, नॉर्थ पोल किसकी साइड जाएगा? ठीक है, ये साउथ की साइड। ठीक है ना, तो नॉर्थ से दूर जाएगा, साउथ की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है अच्छे से कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो अब आप ये बताओ, इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते थे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। ठीक है, अगर लाइनें पैरेलल हों तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और पैरेलल ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लाइन पैरेलल ना हो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही?
ठीक है। इसके बाद देखो, अगर लाइनें पास पास हों तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइनें दूर दूर हों ये कहलाएगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइंस पास पास हों स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, लाइनें दूर दूर हों वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सारा कंपेरिजन वही है जो हम लोग पहले ही पढ़ रहे थे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है, डिफरेंस हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से बताए दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि ये बनाती हैं ओपन कर्व, जबकि मैग्नेटिक लाइन बनाती है क्लोज्ड कर्व। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस अगर हम यहाँ पर +1 चार्ज छोड़ देंगे तो ये प्लस से दूर जाके माइनस पे जाएगा और खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकल के बस यहाँ पहुंच के रुक जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा बनाती हैं ओपन कर्व, मैग्नेटिक लाइंस कैसा बनाती हैं क्लोज्ड कर्व। कैसे होते हैं क्लोज्ड कर्व? देखो, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, एक हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल इसका। ठीक है ना। अब आपने यूनिट नॉर्थ पोल को यहाँ पे छोड़ा तो नॉर्थ पोल नॉर्थ से दूर जाएगा, साउथ की ओर आएगा और उसके बाद फिर अंदर जाएगा मैग्नेट के। ठीक है ना, नॉर्थ से दूर जाएगा, साउथ पे एंट्री लेगा मैग्नेट के अंदर, फिर जाएगा नॉर्थ साउथ से नॉर्थ। ठीक है ना, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, इस तरह से होती है मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस कैसा बनाती हैं क्लोज्ड कर्व। देखो, यहां से जाके लौट के आके फिर एक कंप्लीट कर्व बनाएंगी, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा बना रही थी ओपन कर्व। तो ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ डिफरेंस और, अगर एक कंडक्टिंग सरफेस है तो इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर निकलती थी। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर, इससे दूर जाएंगी, और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होगा तो हमेशा इसके पास में आएंगी। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हो। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। तो आप ये देखो, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक ले लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा जाए, -q +q, ये डाइपोल हो गया। ठीक है ना, प्लस से माइनस, +q पर एक फोर्स लगेगा -q और QE। ठीक है, -q पर एक फोर्स इसके अपोजिट लगेगा QE। ठीक है, ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स मिलकर क्या बनाएंगे टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला क्या आया था टाउ इक्वल टू P sin थीटा, या टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। फील्ड में एक मैग्नेट रखी है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? -q से +q की ओर। ठीक है, तो कैपिटल M की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी प्लस से माइनस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, अब आप ये देखो, नॉर्थ पोल पर एक फोर्स लगेगा साउथ की ओर, कितना फोर्स होगा MP। ठीक है, इस पर भी एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स होगा MB। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताओ। ठीक है, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स मिलके क्या बनाएंगे एक टॉर्क। ठीक है, एक टॉर्क बनाएंगे। टॉर्क की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो? टाउ इक्वल टू 1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। अब इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो किसी भी एक को पीछे बढ़ाया, दूसरे से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका नाम है ABC। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? BC। ठीक है, मैग्नेट इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखी है। ठीक है, अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ABC, BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन कौन सी वैल्यू है? AB की वैल्यू कितनी है 2L,
बी सी ओवर 2l इक्वल टू क्या कहलाएगा, साइन थीटा। बी सी की वैल्यू हो जाएगी 2l साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा, एम बी इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है, m इंटू 2l बन जाएगा कैपिटल M, टाउ की वैल्यू आ गई एम बी साइन थीटा। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या कहलाएगा, m क्रॉस p। ठीक है, देखो पूरा डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही है, टाउ इक्वल टू m क्रॉस p। ठीक है, अब इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई या 180 डिग्री हुई, इन दोनों केस में टाउ की वैल्यू क्या आती थी, 0। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर टॉर्क की वैल्यू होगी 0। थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री पर टाउ की वैल्यू होगी 0। थीटा इक्वल टू 0 कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, देखो अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, ठीक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा नेट फोर्स कितना होगा, 0। इस पर भी नेट फोर्स कितना होगा, 0। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस पर नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा। टॉर्क 0 हो सकता है, टॉर्क में भी 0, या फिर अगर हम जनरल बात करें तो अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इस पर टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही, इफ एनी मैग्नेट प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क एज वेल एज ए फोर्स। ठीक है, अब इसका मोशन कैसा होगा, टॉर्क के कारण मोशन होता है रोटेटरी मोशन और फोर्स के कारण मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में इसका मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। जबकि यूनिफॉर्म, एक मिनट सुन लो पहले, जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मोशन होगा इसका, केवल रोटेटरी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें रोटेट करवाना है थीटा एंगल से। ठीक है, पहले ये रखा होगा 0 पर, 0 से ले जाके हमें थीटा तक लेके जाना है। कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो तरीका वही होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ पोल पर एक फोर्स लगेगा एम बी, साउथ पर एक फोर्स लगेगा एम बी। दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स मिलके क्या बनाएंगे, टॉर्क। ठीक है ना, और ये इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अब आप ये देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैग्नेट को बहुत थोड़ा सा घुमाते हैं। ठीक है ना, स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करते हैं। इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है ना, अगर लीनियर मोशन होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन है तो हमें लिखना पड़ेगा टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा वर्क। पूरा वर्क फाइंड करने के लिए हमें इसका वर्क निकालने के लिए करना होगा इंटीग्रेशन। लिमिट क्या होगी, डी डब्ल्यू है तो 0 से डब्ल्यू, और यहाँ पे डी थीटा है तो लिमिट आएगी 0 से थीटा। अगर पहले ये 0 डिग्री पर रखा हुआ है और अगर ये पहले से थीटा 1 पर है तो लिमिट आएगी थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, टाउ की आप वैल्यू पुट करोगे एम बी साइन थीटा डी थीटा 0 से थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एम बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 से लेके थीटा। ठीक है, लेकिन अगर लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 होती तो आप यहीं पर लिमिट लगा देते थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू एम बी, माइनस को बाहर ले लिया, अपर लिमिट थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कॉस थीटा माइनस 1 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस, सॉरी, डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा एम बी
वन माइनस कॉस। जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं तो वर्क डन का फार्मूला आता था पी वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये कंपेरिजन कर लो। ये एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो हमने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा हो, स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है कि इनिशियली ये 90 डिग्री पर रखा हो और 90 डिग्री से घुमाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका डेरिवेशन आता था W इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, और यही कहलाती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी U। ठीक है ना, ये हम लोगों ने ड्राइव किया था। अब यहाँ पर क्या करोगे मैग्नेटिक फील्ड में, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेट 90 डिग्री पर रखी हो, ये कहलाएगी इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन। इस पोजीशन से घुमाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिमिट चेंज करनी है। ठीक है ना, जो 0 से थीटा था उसको आपको लिखना है 90 से थीटा। ठीक है, 90 से थीटा लिख दो। ठीक है, अपर लिमिट cos थीटा माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, और यही इसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की डिस्टेंस हो गई 12। इसके मिडिल पॉइंट O से R डिस्टेंस पर हमें किसी पॉइंट M पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या रखते थे प्लस वन चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स, ठीक है ना, जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स होंगे वही कहलाएगी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका फार्मूला आता था E इक्वल टू 2p/r³। साथ में K होता था, K की वैल्यू 1/4πε0। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला ट्रेडिशन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करेंगे। देखो क्या होता है। तो अब हम इसमें क्या रखते हैं, एक मैग्नेट ले लें। ये एक मैग्नेट हो गई। ठीक है ना, माइनस क्यू मतलब साउथ पोल, प्लस क्यू यानी नॉर्थ पोल। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं 2l। ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया O। मिडिल पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं हम यहाँ पे, कोई भी पॉइंट Q ले लें, कैपिटल Q। ठीक है ना, इस पॉइंट पर हमें Q पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है ना, यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं। साउथ का मतलब माइनस एम, नॉर्थ का मतलब हम लोग क्या कंसीडर करते हैं प्लस एम। ठीक है ना, इस पे लगने वाला जो भी फोर्स होगा वो कहलाएगी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप ये देखो यहाँ पर +1 हम शो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये है यूनिट नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ का नॉर्थ के साथ क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे दो B1। नॉर्थ का साउथ के साथ होगा अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे दो B2। ठीक है ना, नॉर्थ पास में है, इसका इफेक्ट जाना होगा, तो B1 की वैल्यू बड़ी होगी, B2 की वैल्यू छोटी होगी। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल टू B1 माइनस B2। ठीक है, यहाँ तक बेटा बात समझ में आ रही। अब आप ये देखो B1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस नॉर्थ पोल के कारण यूनिट नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स लगेगा, μ0/4π। ठीक है, बाय यूज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, K(Q1Q2)/r²। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, Km1m2/r²। K की वैल्यू हो गई μ0/4π, m1 की वैल्यू आप ले लो m। ठीक है ना, यूनिट नॉर्थ पोल है, इसकी वैल्यू ले लो 1 डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, r-l का होल स्क्वायर माइनस B2 की वैल्यू क्या आएगी, μ0/4π। ठीक है,
m इंटू 1 इस वाले पोल के कारण। लेकिन हमने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू या माइनस क्यू कभी नहीं लगाते, हम केवल उसके कारण डायरेक्शन का इफेक्ट देखते हैं। तो हमने डायरेक्शन देख ली, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस कर दिया। m इंटू 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। कॉमन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, ठीक है ना, ये कॉमन आ गया। ये बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहां से आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। म्यू यहां पर क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं अब। तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरा डेरिवेशन एक सा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, सब कुछ कैंसिल होकर ऊपर आ जाएगा 4RL, ठीक है ना। ये जाएगा 4RL, ठीक है। अब आपको मालूम है कैपिटल एम की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2L, ठीक है ना। 4 को आप ले सकते हो 2 इंटू 2, स्मॉल एम 2L, ये बन जाएगा कैपिटल एम, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। ये बन गया कैपिटल एम, तो आप लिखोगे कैपिटल एम एल, साथ में 2 भी रहेगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद यदि मैग्नेट छोटी हो, ठीक है, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, ठीक है। नेग्लेक्ट किसको कर देंगे, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, आर आएगा बेटा ऊपर, आर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आर आएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो ये कितना बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2m, ये r होगा, नीचे आएगा r की पावर 4, r से r कैंसिल, तो 2m अपॉन आर क्यू, ठीक है। यही फार्मूला आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या आया, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m ओवर आर क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट है। इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते थे, कितना आया था रियल, E इक्वल टू के पी ओवर आर क्यू या एक्स क्यू, ठीक है ना। अगर ये x डिस्टेंस है तो एक्स क्यू, आर डिस्टेंस होती तो आर क्यू, ठीक है ना। अब आप ये देखो मैग्नेट के कारण क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये डिस्टेंस ले ली हमने x, इस पॉइंट पर, ठीक है। कंपैरिजन करने पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। k की वैल्यू होती है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, P की जगह आ जाएगा कैपिटल M ओवर एक्स क्यू, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है। जो भी फार्मूला यहाँ पर आया था वही फार्मूला यहाँ पर आएगा। एक आपको और बताए थे, एट एनी पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पोजीशन, इसका डेरिवेशन भी आपको करवाए थे, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती थी, E इक्वल टू के पी ओवर, अगर ये r डिस्टेंस है तो p ओवर आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला आया था। अगर हम इसी को मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करें, ठीक है, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, m ओवर आर क्यू, ये डिस्टेंस r है, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसके बाहर होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना है। जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इस पॉइंट पे कहलाएगा
वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, इतना फार्मूला क्या आया था, W इक्वल टू क्यू भी, क्यू कौन सा चार्ज है जिसको आप लेके आते हो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या आया था, V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही। इसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है ना। तो आप ये देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक पोल हो, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, इसका एक बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये हमने आपको बार बार बताया। प्रैक्टिकली सिंगल पोल कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ साथ होते हैं। लेकिन अगर हम एक कल्पना करें कि हमारे पास एक नॉर्थ या साउथ पोल रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ होगा इसका एक मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड के बाहर होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर आपने यूनिट नॉर्थ पोल रखा। ठीक है ना, यह यूनिट नॉर्थ पोल, +1 को हम लिख रहे हैं लेकिन ये क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, ये कहलाएगा इस पॉइंट का मैग्नेटिक पोटेंशियल। फार्मूला फिर से वही होगा, W इक्वल टू यहाँ पर आया था क्यू भी, इसमें आएगा M इंटू भी। ठीक है ना, M कौन सा पोल स्ट्रेंथ है जिसको आप लेके आते हो। ठीक है, अगर यूनिट नॉर्थ पोल को लेके आ रहा है तो यहाँ वैल्यू 1 रख देना, और किसी दूसरे पोल को लेके आ रहे हो, +2 +5 किसी को भी लेके आ रहे हो, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देना। तो V का फार्मूला क्या आ जाएगा, V इक्वल टू W ओवर M, यहाँ पर M होगी पोल स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है ना, जल्दी से आप इसकी और रिजल्ट देख लो। देखो, ये है -Q + Q। एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या आता था, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है ना, ये क्या फार्मूला आता था, Kp ओवर R स्क्वायर। R कहाँ से डिस्टेंस है, इसके मिडिल पॉइंट से, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, मान लो पॉइंट ए है। ठीक है ना, तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है R। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना आता था, Kp ओवर R स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, साउथ नॉर्थ, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया O, यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है A, पॉइंट ए पर आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है ना, डेरिवेशन जैसा आप इसमें करते थे बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना। तो कितना आ जाएगा, के की वैल्यू होगी μ0/4 ठीक है ना, M ओवर R स्क्वायर। ठीक है ना, ये कब है, जब मैग्नेट छोटी हो, ये कब है, जब डाइपोल छोटा हो। अगर डाइपोल छोटा ना हो तो आप क्या लिखते थे फार्मूला, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो यहाँ भी लिख दोगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना आता था, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ये आता था 0। ठीक है ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ये भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है।